4 अंधा वेडिंग। टॉयलेट के बाहर तारों के नीचे कुछ झाड़ियों के पीछे था। सना से निकलने के बाद से मैंने कुछ नहीं खाया था। मुझे बहुत भूख लगी थी और मैं उसकी बहनों के बनाए चावल और मीट पर ही गिर पड़ी। हमारे खाने के बाद गांव में कुछ मेहमान भी आ गए थे और बड़े लोग खट चबाने के लिए इकट्ठा हो गए थे। फिर से एक कोने में दुबक कर मैं चुपचाप उन्हें देखती रही। मुझे हैरानी हुई कि मेरी कम उम्र देखकर कोई हैरान नहीं हुआ। बाद में मुझे पता चला कि छोटी लड़कियों की शादी गांव में ये कोई अजीब बात नहीं है। इसलिए इन लोगों के लिए मैं कोई अलग बात नहीं थी। एक आदिवासी कहावत भी है, खुशहाल शादी की गारंटी है के लिए 9 साल की लड़की से शादी करो। बड़े लोग खूब बातें कर रहे थे। मेरी भाभी शिकायत कर रही थी, सना में ज़िंदगी बहुत महंगी हो गई है। कल से मैं बच्चों को हम सब की तरह काम करना सिखाऊंगी। मेरी सास ने मेरा नाम लिए बिना कहा और मुझे पूरी उम्मीद है कि वह अपने साथ कुछ पैसे लाई होगी। लड़कियों वाली कल्पनाओं के लिए अब समय नहीं है। हम उसे दिखाएंगे कि एक औरत कैसे बने, एक असली औरत। मुझे याद है कि जब मेहमान सूरज डूबने के बाद मेरे कमरे में गए तो मुझे कितनी राहत मिली थी। वह बड़ी ट्यूनिक जो मैंने पिछले दिन से पहनी हुई थी, उसमें से मुझे बहुत बुरी बदबू आने लगी थी और अब मैं आखिरकार उसे उतार सकती थी। जैसे ही दरवाज़ा मेरे पीछे बंद हुआ, मैंने गहरी सांस ली और जल्दी से सना से लाई हुई एक छोटी लाल कॉटन शर्ट पहन ली। उसमें घर जैसी खुशबू थी, एक बासी गंध जिसमें थोड़ी लाल वाली अगरबत्ती की खुशबू थी, एक जानी पहचानी और सुकून देने वाली खुशबू। फर्श पर एक लंबी बनी हुई चटाई पड़ी थी, मेरा बिस्तर। उसके बगल में एक पुराना तेल का लैंप था जिसकी लो की परछाई दीवार पर पड़ रही थी। मुझे सोने के लिए लाइट बुझाने की भी जरूरत नहीं पड़ी। मैं तो मैं तो कभी जागा ही नहीं थी। जब दरवाज़ा जोर से खुला तो मैं चौंक कर जाग गई और सोचा कि रात की हवा बहुत तेज आ गई होगी। मैंने मुश्किल से अपनी आंखें खोली कि मुझे एक गीला बालों वाला शरीर और मुझे दबा हुआ महसूस हुआ। किसी ने लैंप बुझा दिया जिससे मेरा कमरा एकदम अंधेरा हो गया। मैं काँप गई। यह वही था। सिगरेट और खट की तेज गंध से मैंने उसे तुरंत पहचान लिया। उससे बदबू आ रही थी, जानवरों की तरह। बिना कुछ कहे वह खुद को रगड़ने लगा। मुझे, प्लीज़, मैं आपसे विनती कर रही हूँ, मुझे अकेला छोड़ दीजिए, मैंने हाँफते हुए कहा। मैं काँप रही थी। तुम मेरी पत्नी हो, अब से सब कुछ मैं ही तय करूँगा। हमने एक ही बिस्तर पर सोना होगा। मैं उछल कर खड़ी हो गई, भागने के लिए तैयार। कहाँ, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। मुझे इस जाल से बचना चाहिए था। फिर वह भी खड़ा हो गया। दरवाज़ा पूरी तरह से बंद नहीं था और चांद और तारों की रोशनी की एक झलक देखकर मैं तुरंत आंगन की ओर भागी। मैं मेरे पीछे भागा। बचाओ बचाओ, मैं चीखते हुए रो पड़ी। रात में मेरी आवाज़ गूंज रही थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं किसी खाली जगह में चिल्ला रही हूँ। मैं हर जगह कहीं भी भागा हाफता हुआ। मैं एक कमरे में गया, लेकिन जब वह मेरे पीछे वहाँ आया तो मैं फिर से बाहर निकल गई। मैं बिना पीछे देखे भागी। मैं किसी चीज़ से टकराई, शायद कांच का टुकड़ा, और फिर से मैं भागने के लिए अपने पैरों पर उठा, लेकिन बाहों ने मुझे कसकर पकड़ लिया। मुझे वापस बेडरूम में खींच ले गया। मुझे चटाई पर धकेल दिया। मुझे पैरालाइज सा महसूस हुआ और मुझे बांध दिया गया हो। किसी महिला साथी को ढूंढने की उम्मीद में मैंने अपनी सास को आवाज़ दी, अम्मी, आंटी। कोई जवाब नहीं आया। मैं फिर चिल्लाई, कोई तो मेरी मदद करो। जब उसने अपनी सफ़ेद ट्यूनिक उतारी तो मैं खुद को बचाने के लिए एक गेंद की तरह लुढ़क गई और वह मेरी नाइट शर्ट खींचने लगा। वह चाहता था कि मैं कपड़े उतार दूं। फिर उसने अपने खुरदरे हाथ मेरे शरीर पर फिराए और अपने होठ मेरे होठों से लगा दिए। उससे बहुत बुरी बदबू आ रही थी, तंबाकू और प्याज की मिक्सर जैसी। फिर मैंने फिर से दूर जाने की कोशिश की और कराते हुए कहा, मुझसे दूर हो जाओ, मैं अपने पिता को बता दूंगी। तुम अपने पिता से जो चाहो कह सकती है। उन्होंने शादी के कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किए हैं। उन्होंने मुझे आपसे शादी करने की इजाज़त दी है। आपका कोई अधिकार नहीं है। नजूद, तुम मेरी पत्नी हो। बचाओ बचाओ, मैं कहने लगी। वह बुरी तरह से हंसने लगा। मैं दोहराता हूँ, तुम मेरी पत्नी हो। अब तुम्हें वही करना होगा जो मैं चाहता हूँ, समझे। अचानक ऐसा लगा कि मुझे किसी तूफान ने उठा लिया हो, इधर उधर फेंक दिया हो, बिजली गिर गई हो और मुझे में लड़ने की ताकत नहीं बची थी। एक बार गरज के साथ बारिश हुई और फिर एक फिर एक और। आसमान मुझ पर गिर रहा था और तभी कुछ जलने लगा। एक ऐसी जलन जलन जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं की थी, मेरे अंदर तक पहुंच गई। मैं कितना भी चिल्लाई, कोई मेरी मदद के लिए नहीं आया। बहुत दर्द हो रहा था और मैं दर्द का सामना करने के लिए बिल्कुल अकेली थी। मुझे ऐसा लग रहा था मेरी आखिरी सांस चल रही हो। मैं एक बार और चीखा, मुझे लगता था, और फिर बेहोश हो जाना। शदा 5।
शादा 5 9 अप्रैल 2008। अपना सेल फोन कान से चिपकाए शादा शादा सड़क पर इधर उधर टहल रही थी। नया लाहौल। हमें नवजूद को उसके पति के चंगुल से छुड़ाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करनी होगी। हमें प्रेस और महिला ग्रुप को अलर्ट करना होगा। अपने कॉल ख़त्म करने के बाद वह मेरी तरफ झुकती है और खुद को मेरी हाईलाइट पर लाने के लिए झुक जाती है। ड्रो मत नजूद, मैं तुम्हें तलाक दिलाने में मदद करूंगा। इससे पहले किसी ने मेरे लिए इतनी चिंता नहीं दिखाई। शदा एक वकील है। लोग कहते हैं कि वह एक बहुत बड़ी वकील है। वह यमन की सबसे अच्छी लेडी वकीलों में से एक है जो औरतों के हक के लिए लड़ती है। मैं उसे देखती हूँ, मेरी आंखें तारीफ से चौड़ी हो जाती हैं। वह सुंदर और बहुत प्यारी है। उसकी आवाज़ थोड़ी तीखी है। अगर वह जल्दी बोलती है तो सिर्फ इसलिए कि वह बहुत जल्दी में है। उससे अच्छे परफ्यूम की खुशबू आती है जिसमें जैस्मिन की खुशबू है। जैसे ही मैंने उसे देखा मुझे वह पसंद आएगी। मेरे परिवार की औरतों के उलट वह अपना चेहरा नहीं ढकती और यमन में यह बहुत कम होता। नकाब न पहनना। शदा एक लंबा काला सिल्की कोट पहनती है जिसके सिर पर सिर्फ एक रंगीन स्कार्फ होता है। उसकी स्किन चमकती है और उसकी लिपस्टिक उससे फिल्मों की औरतों की तरह चिक दिखाती है। और जब वह अपना सनग्लासेस पहनती है तो वह किसी मूवी स्टार जैसी लगती है। सड़कों पर घूंघट वाली उन सभी महिलाओं से यह कितना अलग है। मेरे साथ है। तुम्हें डरने की कोई बात नहीं है। वह मेरे चेहरे पर भरोसा दिलाते हुए कहती है। आज सुबह जैसे ही शादान ने मुझे देखा वह मेरे पास आई। वीकेंड के बाद जब कोर्ट हाउस में सब लोग काम पर लौटे तो उसने मेरे बारे में सब सुना और मेरी कहानी सुनकर बहुत परेशान हो गई। उसने तय किया कि उसे मुझसे जरूर मिलना चाहिए। मैं आंगन में थी तब उसने मुझे पुकारा, माफ़ करना, क्या तुम वही छोटी लड़की हो जो तलाक लेने आई थी? हाँ, मैं वही हूँ। हे भगवान, मेरे पीछे आओ, तुम्हें हमें बस बात करनी है। उसने कहा, पिछले कुछ दिनों में इतना कुछ हुआ है कि मेरा सिर अभी भी घूम रहा है। पूरे वीकेंड गुरुवार शुक्रवार यमन में जज अब्दुल वाहिद और उनकी पत्नी खासतौर पर अच्छे थे। मुझे खिलौने, टेस्टी खाना, गर्म पानी से नहाना और गुड नाइट किस मिले और एक असली बच्चे की तरह घर के अंदर मुझे अपना शादीशुदा औरत का घूंघट उतारने की भी इजाज़त थी। जिसे मेरी सास जैसे ही खिसकने लगती मुझे ठीक से करने के लिए कहती थी। कितनी खुशी की बात है। न डंडे से डराना, न बिस्तर पर जाने के ख्याल से कांपना, न दरवाज़ा बंद होने की हल्की सी आवाज़ से घबराना। फिर भी इतने अच्छे ध्यान के बावजूद मेरी रातें अभी भी बहुत बेचैन है, क्योंकि जैसे ही मैं सोच जाती हूँ मुझे लगता है कि जैसे मेरा तूफान मेरा इंतज़ार कर रहा है और अगर मैं बहुत देर तक अपनी आंखें बंद कर लूँ तो दरवाज़ा फिर से खुल सकता है और राक्षस वापस आ सकता है। कितना डर, कितना दुख। जज अब्दुल वाहिद कहते हैं कि यह नॉर्मल है। मुझे अपना सारा दर्द भूलने के लिए समय चाहिए होगा। जब वह शनिवार जब वह मुझे शनिवार सुबह कोर्ट हाउस वापस ले गए तो असलियत में मुझे लौटना मुश्किल था। 9 बजे हम पहले से ही उनके ऑफिस में बैठे थे। साथ में दो और जज अब्दो और मोहम्मद अलगाजी भी थे जो मेरे अंदर आने पर मुझे प्यार से मुस्कुराए। लेकिन यह बात है, मोहम्मद अलगाजी बहुत परेशान थे। उन्होंने मुझसे कहा, यमनी कानून के अनुसार आपके लिए अपने पति और अपने पिता के खिलाफ शिकायत दर्ज कराना मुश्किल है। ऐसा क्यों? तुम्हारी उम्र के बच्चे के लिए यह थोड़ा मुश्किल है और समझना मुश्किल है, उसने जवाब दिया। फिर उसने कई मुश्किलों के बारे में बताया। यमनी गांव में पैदा हुए कई बच्चों की तरह मेरे पास कोई जान पहचान के कागजात नहीं थे, बर्थ सर्टिफिकेट भी नहीं, और मैं किसी के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने के लिए बहुत छोटी थी। मोहम्मद अलगाजी जैसे पढ़े लिखे आदमी के लिए ऐसे कांड समझना आसान था, लेकिन मेरे लिए नहीं। फिर भी मुझे लगा मुझे पॉजिटिव सोच रखनी चाहिए। कम से कम मुझे कुछ अच्छे जज तो मिल गए जो मेरी मदद करना चाहते थे। आखिरकार वे मेरा केस लेने के लिए मजबूर नहीं थे और मेरी हालत को नज़रअंदाज कर सकते थे जैसे कि कोई और लोगों ने किया था। और मुझे एक पत्नी के तौर पर अपने फर्ज निभाने के लिए घर जाने की सलाह दे सकते थे। एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किया गया था और मेरे परिवार के आदमियों ने उसे एकमत से मंजूरी दे दी थी, यमनी परंपरा के अनुसार। इसलिए यह सही था। मोहम्मद अलगाजी ने अपने साथियों से कहा, अभी के लिए हमें जल्दी काम करना होगा, इसलिए मेरा सुझाव है कि हम नौजूद के पिता और पति को कुछ समय के लिए गिरफ्तार कर लें। अगर हम उसे बचाना चाहते हैं तो आज़ादी से बेहतर है कि वे जेल में रहें। जेल, यह बहुत बड़ी सजा है। क्या अब्बा मुझे कभी माफ़ करेंगे? मैं अचानक शर्म और गिल्ट से भर गई और मुझे बहुत बुरा लगा जब उन्होंने मुझसे
उस सिपाही के पास जाने को कहा जो जो उन्हें अरेस्ट करेगा, ताकि पक्का हो सके कि उसे सही पता मिल जाए। मेरे परिवार ने मुझे पूरे वीकेंड नहीं देखा था और ज़रूर सोचा होगा कि मेरे भाई फेयर्स की तरह मैं भी हमेशा के लिए भाग गई हूँ। मैं यह सोचना भी नहीं चाहती थी कि जब मेरे भाई बहन नाश्ते के लिए भेजी गई ब्रेड के लिए ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे तो मेरी माँ को क्या लगा होगा। इसके अलावा मैं सोच रही थी कि मेरे पिता हाल ही में कैसे बीमार पड़ गए थे और उन्हें खून की खांसी भी होने लगी थी। क्या वह जेल में जिंदा रह सकते थे? अगर वह मर गए तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगी। लेकिन मेरे पास कोई चारा नहीं था। अब्दू ने मुझे समझाया कि जब लोग परेशान होते हैं तो बुरे लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए। इसलिए मैं सिपाही के साथ कार में बैठ गई। लेकिन जब हम मेरे पिता के घर पहुंचे तो दरवाज़ा बंद था। मुझे अजीब तरह से राहत मिली। कुछ घंटों बाद जब सैनिक वहां वापस गया तो उसे रास्ता देखने के लिए मेरी ज़रूरत नहीं थी। उसी शाम जजों ने मेरे रहने के लिए एक सुरक्षित जगह ढूंढने का फैसला किया। यमन में मेरे जैसी लड़कियों के लिए कोई शेल्टर नहीं है, लेकिन मैं हमेशा अब्दुल वाहिद और उसके परिवार के साथ नहीं रह सकती, जिन्होंने पहले ही मेरे लिए बहुत कुछ किया है। एक जज ने पूछा, आपके पसंदीदा अंकल कौन है? मेरे पसंदीदा अंकल? मुझे लगा कि सबसे अच्छा ऑप्शन शोई होंगे। उमा के भाई, जो अब यमनी आर्मी में पहले सैनिक थे, अब रिटायर हो चुके हैं। एक बड़े मजबूत आदमी जिनकी मेरे परिवार में कुछ इज्जत थी। वह बेत बोस में रहते थे, जो हमारे इलाके से बहुत दूर है, अपनी 2 पत्नी और 7 बच्चों के साथ। सच है, उन्होंने मेरी शादी का विरोध नहीं किया था, लेकिन वह एक तरह से व्यवस्था की ताकतों को दिखाते हैं और कम से कम वह अपनी बेटियों को नहीं मारते थे। शोई ज़्यादा बातों ने नहीं था, जो मुझे ठीक लगा। उसने मुझसे ज़्यादा सवाल नहीं पूछे और उसने मुझे मेरी कज़न के साथ खेलने दिया। उस शाम सोने से पहले मैंने भगवान का शुक्रिया अदा किया कि उसने शोई को मेरी हिम्मत के लिए मुझे डांटने या मेरे भागने का जिक्र करने की इजाज़त नहीं दी। असल में मुझे लगता है कि मेरे अंकल भी इस पूरी बात से उतने ही परेशान थे जितना जितना मैं थी। अगले 3 दिन मुझे लंबे लगे, वही बोरिंग कामों से भरे हुए। मैंने अपना ज़्यादातर समय कोर्ट में बिताया, किसी चमत्कार, किसी अंधे के हल की उम्मीद में। बदकिस्मती से भविष्य साफ नहीं था। जजों ने मुझे तलाक देने की पूरी कोशिश करने का वादा किया था, लेकिन उन्हें समझ चाहिए था यह मज़ेदार है। लेकिन हर दिन उस बड़े चहल पहल वाले कोर्ट यार्ड में जाने से मुझे आखिरकार उस ज़बरदस्त भीड़ की आदत हो गई थी, जिसने मुझे पहले बहुत इम्प्रेस किया था। मैं जवान को पहचान सकती थी। चाय और जूस बेचने वाले भी दूर से ही थे। तराजू वाला लड़का हमेशा उन मेहमानों का वजन तोलने में लगा रहता था जिनके पास खाली समय होता था, और अब मैं कभी कभी उसे देखकर हिम्मत बढ़ाने के लिए मुस्कुरा देती थी। लेकिन जहाँ तक मेरी बात है, जब भी मैं आंगन में लौटती थी तो मुझे निराशा होती थी। मुझे फिर से एक आम छोटी लड़की बनने से पहले कितनी बार वहां जाना पड़ेगा। अब्दुल ने मुझे चेतावनी दी थी कि मेरा मामला बहुत अजीब है, लेकिन जब जज ऐसे किसी मामले का सामना करते हैं तो वे क्या करते हैं, मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था। लेकिन मुझे लगता है कि मैं इसका जवाब शादा से सीख रही हूँ जो सनग्लासेस वाली खूबसूरत वकील है। जब वह पहली बार मेरे पास आई तो मैंने देखा कि कैसे उसने मुझे बहुत इमोशन से देखा और फिर कहा, हे भगवान। फिर उसने अपनी घड़ी देखी, अपनी अपॉइंटमेंट बुक खोली और अपने बारी शेड्यूल को पूरी तरह से बदल दिया। उसने अपने परिवार, दोस्तों और काम करने वालों को फ़ोन करना शुरू कर दिया। कई बार मैंने उससे यह कहते हुए सुना, मुझे एक ज़रूरी केस लेना है, एक बहुत ज़रूरी केस। इस औरत में बहुत ज़्यादा पक्का इरादा लगता है। अब्दुल वाहिद सही कह रहे हैं, वह एक शानदार वकील है। उनके पास है ज़रूर बहुत ज़्यादा पावर होगी। उनका सेल फोन कभी बंद नहीं होता और जिनसे भी वह मिली होती है वे हमेशा बहुत प्यार से उन्हें मिलते हैं। नजूद, तुम मेरे लिए बेटी जैसी हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, वह फुसफुसाती हुई बोली। मुझे अब इस पर यकीन होने लगा। उसके पास मुझे झूठ बोलने की कोई वजह नहीं थी। मैं शदा के साथ आराम महसूस करती हूँ और उसके साथ सुरक्षित महसूस करती हूँ। वह जानती है कि सही शब्द कैसे ढूंढने हैं और उसकी मधुर आवाज़ मुझे सुकून देती है। अगर दुनिया बिखर भी जाए तो मुझे पता है कि वह मेरे साथ खड़ी रहेगी। उसके साथ मुझे पहली बार माँ वाली कोमलता महसूस हो रही थी, जो मेरी माँ अपने परिवार की सारी चिंताओं में इतनी उलझी हुई थी कि उसे पता ही नहीं था, या यूँ कहें कि उसके पास मुझे देने का समय ही नहीं था। लेकिन अभी भी एक सवाल है शदा, मैंने डरते हुए पूछा। हाँ नजूद, एक बात पूछूं तुमसे? बिल्कुल। क्या आप मुझसे वादा करते हैं कि मैं कभी अपने पति के घर वापस नहीं जाऊंगी? इंशाअल्लाह नजूद, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि वह तुम्हें दोबारा चोट न पहुंचाए। सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन क्या पर क्या लेकिन?
आपको मजबूत होना होगा, क्योंकि इसमें कुछ समय लग सकता है। कितना समय? अभी इस बारे में मत सोचो। खुद से कहो कि सबसे मुश्किल हिस्सा खत्म हो गया। सबसे मुश्किल काम था भागने की ताकत जुटाना, और तुमने उसे बहुत खूबसूरती से किया है। अब मैं आह भरती हूँ तो शादा मुझे हल्की सी मुस्कान देती है और मेरे सिर पर थपथपाती है। वह बहुत लंबी और पतली है। वह मुझे बहुत प्रभावित करती है। और अब क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकती हूँ? वह कहती है, हाँ। तुम्हें कोर्ट तक भागने की हिम्मत कैसे हुई? भागने की हिम्मत? मैं उसके नीचे था और बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मैं नहीं कर सकती थी। 6 रनिंग अवे। 6 रनिंग अवे। खर्जी में जिंदगी नामुमकिन हो गई थी। शर्म और दर्द से परेशान होकर मैं परेशान थी। चुपचाप वो सारी भयानक चीज़ें जो उसने मुझे मुझे सहने को मजबूर किया था, दिन ब दिन, रात ब रात, मैं उनके बारे में किसे बता सकती थी? असल में उस पहली शाम मुझे एहसास हुआ कि अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। मबरूक बधाई हो। सुबह सुबह बेडरूम में रोशनी आती है। दूर से एक मुर्गा बांग दे रहा है। मेरे नंगे छोटे से शरीर को घूरते हुए मेरी सास मुझे जगाने के लिए मेरे गाल पर थपथपाती है। मुझे उनका चेहरा ऐसे याद है जैसे कल की ही बात हो। उस बूढ़ी औरत के कंधे के पीछे मैं अपनी ननद को पहचानती हूँ, जो हमारे साथ कार में आई थी। मैं अभी भी पसीने से तरबतर हूँ। आंखें चौड़ी करके मैं बेडरूम को अस्त व्यस्तता से को देखती हूँ। तेल का लैंप दरवाजे पर लुढ़क गया है और पूरी ड्रेस फर्श पर पुराने बर्तन धोने के कपड़े की तरह अंधेर में पड़ी है, और वह वहाँ चटाई पर गहरी नींद में सो रहा है। वाह, क्या वाहेश है! क्या राक्षस है! उधड़ी हुई चादर पर मुझे खून की एक छोटी सी लकीर दिख रही है। बधाई हो। क्या वाहेश! क्या राक्षस है! उधड़ी हुई चादर पर मुझे खून की एक छोटी सी लकीर दिख रही है। बधाई हो, मेरी भाभी ने कहा, एक शरारती मुस्कान के साथ। वह लाल दाग को देखती है। मैं एक शब्द भी नहीं बोल पा रही हूँ। मुझे लकवा मार गया है। और फिर मेरी सास मुझे उठाने के लिए नीचे झुकी, जैसे मैं कोई पैकेट हूँ। जब मुझे उसकी मदद की ज़रूरत थी तो वह पहले क्यों नहीं आई? अब वैसे भी बहुत देर हो चुकी है। जब तक कि वह मेरे साथ जो कुछ भी किया है उसमें उसकी साथी न हूँ। मेरी पसलियों में हाथ डालकर वह अपने पैर से दरवाज़ा हटाती है और मुझे एक छोटे से बाथरूम में ले जाती है, जहाँ मुझे एक टब और एक बाल्टी दिखाती है। वह मुझ पर पानी छिड़कने लगती है। ओह, यह कितना ठंडा है! मबरूक, दोनों औरतें एक साथ कहती हैं। उनकी आवाज़ें मेरे थके हुए कानों में गूंजती हैं और मैं खुद को छोटा महसूस करती हूँ, बहुत छोटा। मैंने अपने शरीर, अपनी हरकतों पर कंट्रोल खो दिया। मैं बाहर से ठंडी हूँ, लेकिन अंदर से जल रही हूँ। यह जैसे मुझ में कुछ गंदा हो। मुझे गुस्सा आ रहा है, लेकिन मैं अपने गुस्से को शब्दों में बयां नहीं कर पा रही हूँ। ओम्मा, तुम इतनी दूर हो कि मैं तुम्हें मदद के लिए बुला भी नहीं सकती। अब्बा, आबा, तुमने मेरी शादी क्यों करवाई? क्यों? मुझसे ही क्यों? और किसी ने मुझे क्यों नहीं बताया कि मेरे साथ क्या होने वाला है? मैंने ऐसा क्या किया था कि मुझे ये सब झेलना पड़ रहा है? मुझे घर जाना है। कुछ घंटों बाद जब वह आखिरकार जागता है तो मैं उसकी आंखों में देखने से बचने के लिए अपना सिर घुमा लेती हूँ। वह एक गहरी सांस लेता है, अपना नाश्ता करता है और दिन भर के लिए गायब हो जाता है। एक कोने में दुबक कर मैं भगवान से प्रार्थना कर रही हूँ कि वह आकर मुझे बचा ले। मुझे हर जगह दर्द हो रहा है। मैं इस जानवर के साथ अपनी पूरी ज़िंदगी बिताने के ख्याल से ही डर रही हूँ। मैं एक जाल में फंस गई हूँ और मैं बाहर नहीं निकल सकती। मुझे जल्दी ही नई ज़िंदगी में एडजस्ट करना पड़ा। मुझे घर से बाहर निकलने का कोई हक नहीं था। झरने से पानी लाने का कोई हक नहीं था। शिकायत करने का कोई हक नहीं था। ना कहने का कोई हक नहीं था। और स्कूल, सवाल ही नहीं उठता था। भले ही मैं एक बड़े ब्लैक बोर्ड पर सफ़ेद चौक से अपना नाम लिखने और बेंच पर बैठकर टीचर से नई कहानियाँ सुनने के लिए मरी जा रही थी। खर्जी, मेरा गांव मेरे लिए अजनबी हो गया था। घर पर दिन में मुझे अपनी सास के ऑर्डर मानने पड़ते थे। सब्जियां काटना, मुर्गियों का दाना डालना और आने वाले मेहमानों के लिए चाय बनाना, फर्श धोना, बर्तन धोना। मैं ग्रीस से काले हो चुके बर्तनों को कितनी भी रगड़ूं, वे कभी भी अपने असली रंग में नहीं नहीं आते थे। तौलिए ग्रे हो गए थे और उनसे बदबू आ रही थी। मेरे आसपास मक्खियाँ भिन-भिना रही थी। जब भी मैं एक पल के लिए रुकती, मेरी सास अपने गंदे हाथों से मेरे बाल खींचती। मैं किचन की तरह चिपकी हो जाती थी और मेरे नाखून पूरी तरह से काले हो गए थे। एक सुबह मैंने उनसे अपनी उम्र के बच्चों के साथ खेलने की इजाज़त मांगी। आप यहाँ छुट्टी पर नहीं हैं? उसने बड़बड़ाते हुए कहा। प्लीज़, बस कुछ मिनट के लिए। नामुमकिन। एक शादीशुदा औरत खुद को किसी के साथ नहीं देख सकती। बस यही चाहिए कि तुम जाकर हमारी इज्जत खराब करो। हम यहाँ राजधानी में नहीं हैं, खर्जी में।
लोग सब कुछ नोटिस करते हैं, सब कुछ सुनते हैं और सब कुछ जानते हैं, इसलिए बेहतर होगा कि तुम सावधान रहो और जो मैंने बताया है उसे बोलने की हिम्मत मत करना, समझी? वरना मैं तुम्हारे पति को बता दूंगी। वह हर सुबह निकलता और सूरज सूरज डूबने से ठीक पहले लौट आता है। जब वह घर आता है तो उसे सोफरा पर खाना परोसा जाता है। वह कभी टेबल साफ करने में मदद नहीं करता। हर बार जब मैं उसे आते हुए सुनती हूँ तो मेरे दिल में वही घबराहट दौड़ जाती है। जब रात हुई तो मुझे पता था कि क्या फिर से शुरू होगा। बार बार वही वहशीपन, वही दर्द, वही परेशानी। जोर से बंद होना, दरवाज़ा जोर से बंद होना, तेल का लैंप फर्श पर लुढ़कना और चादरें उलझ जाना, या बाइंट हे लड़की मुझ पर झपटने से पहले वह यही चिल्लाया करता था। उसने कभी मेरा पहला नाम नहीं बताया। तीसरे दिन उसने मुझे मारना शुरू कर दिया। मैं उसे रोकने की कोशिश करती तो वह बर्दाश्त नहीं कर पाता। जब मैं लैंप बुझाने के बाद उसे अपने बगल वाली चटाई पर लेटने से रोकने की कोशिश करती तो वह मुझे मारना शुरू कर देता, पहले अपने हाथों से, फिर डंडे से। गरज और बिजली बार बार, और मैं उसकी माँ उसे उकसाती रहती थी। जब भी वह मेरे बारे में शिकायत करती तो उसे भारी आवाज़ में कहती, इसे मारो, और भी मुश्किल है, उसे अपनी बात सुननी चाहिए, वह आपकी पत्नी है। हाँ बाइंट, वह चिल्लाता और फिर मेरे पीछे दौड़ता। तुम्हें कोई अधिकार नहीं है, मैं रोते हुए बोली। मैं तुम्हारे शिकायतों से थक गई हूँ। मैंने तुमसे इसलिए शादी नहीं की कि तुम्हारी रोज़ की सिसकियाँ सुनूं। थक गया हूँ, वह बोला। मैं थक गया हूँ। मैं तुमसे शादी नहीं की कि तुम्हारी रोज़ की सिसकियाँ सुनो। समय, वह अपने बड़े पीले दांत दिखाते हुए चिल्लाता। इस तरह से अपनी इतनी बेइज्जती के बात किए जाने से मुझे दुख हुआ और उसने दूसरों के सामने मेरा मजाक उड़ाया। मैं हमेशा और थप्पड़ और मार के डर में रहती थी। कभी कभी वह अपनी मुट्ठियों का भी इस्तेमाल करता था। हर दिन मेरी पीठ पर नई चोटें, मेरी बाहों पर नए घाव और मेरे पेट में जलन। मुझे हर गंदगी महसूस होती थी, और पड़ोस की औरतें मेरी सास से मिलने आती थी तो मैं उन्हें आपस में फुसफुसाते हुए सुनती थी, और कभी कभी वे मेरी तरफ इशारा करती थी। वे क्या कर रही थी? जब भी मौका मिलता मैं एक कोने में छिप जाती, खोई हुई और हैरान। आने वाली रात के बारे में सोचकर मेरे दांत खटखटाने लगते। मैं अकेली थी, बहुत अकेली। कोई ऐसा नहीं है जिससे दिल की बात कह सकूं, कोई ऐसा नहीं जिससे बात कर सकूं। मैं उससे नफरत करती थी, मैं उन सब से नफरत करती थी। वे सब घिनौने थे। क्या हर शादीशुदा लड़की को इस दर्द से गुजरना पड़ता है, या सिर्फ मुझे ही ऐसा झेलना पड़ रहा है? मुझे इस अजनबी के लिए जरा भी प्यार महसूस नहीं हुआ। क्या मेरे माता पिता को एक दूसरे के लिए कोई प्यार महसूस हुआ था उसके साथ? मुझे आखिरकार क्रूरता शब्द का असली मतलब समझ आया। दिन और रात ऐसे ही बीतते गए, 10, 20, 30, मुझे अब ठीक से याद नहीं। शाम को मुझे सोने में ज़्यादा से ज़्यादा समय लगने लगा था। हर बार जब वह रात में मेरे साथ अपनी गंदी हरकतें करने आता तो मैं उसके बाद जागती रहती। दिन में मैं ऊँगती अकेला परेशान रहती। मुझे समय का कोई होश नहीं था। मुझे सना और स्कूल की भी याद आती थी, मेरे भाई बहन भी, अब्दू की हमेशा की जिंदा दिली, मुराद का मजाक, मोनास की मजाक अच्छे दिनों में, और छोटी रवादा की नर्सरी तुकबंदी। मैं ज़्यादा से ज़्यादा हाइफा के बारे में सोचने लगी। उम्मीद करती थी कि उसकी शादी मेरी तरह नहीं होगी। जैसे जैसे दिन बीतते गए मैं उनके चेहरे की डिटेल्स भूलने लगी। उनकी स्किन का रंग, उनकी नाक की शेप, उनके डिम्पल की सिलवटें। मुझे उन्हें फिर से देखने की ज़रूरत थी। हर सुबह मैं रोती थी, अपने ससुराल वालों से गुजारिश करती थी कि मुझे मेरे माता पिता के पास भेज दे। मेरे अब्बा और अम्मा से संपर्क करने का कोई तरीका नहीं था। खारज में बिजली नहीं थी तो टेलीफोन तो भूल ही जाओ। मेरे गांव के ऊपर से कोई प्लेन नहीं गुजरा, कोई बस नहीं आई, कोई कार नहीं आई। मैं अपने परिवार को चिट्ठी भेज सकती थी, लेकिन मुझे अपने पहले नाम और कुछ आसान शब्दों के अलावा कुछ लिखना नहीं आता था। और फिर भी मुझे सना वापस जाने का कोई रास्ता ढूंढना ही था। भागना, मैंने इस बारे में कई बार सोचा, लेकिन कहाँ? क्योंकि मैं गांव में किसी को नहीं जानती थी। इसीलिए मेरे लिए किसी पड़ोसी की यहाँ पनाह लेना या गधे पर सवार होकर किसी यात्री से मुझे बचने की भीख मांगना मुश्किल होता। मेरा अपना गांव खरजी मेरी जेल बन गया था। फिर एक सुबह मेरे रोने से थक कर उसने मुझसे कहा कि वह मेरे माता पिता से मिलने देगा। आखिरकार वह मेरे साथ आए जाएगा और सना में मैं अपने भाई के पास रहेगा। लेकिन बाद में उसने जोर दिया, हमें गांव लौटना होगा, इससे पहले कि उसका मन बदल जाए। मैं अपना सामान लेने के लिए दौड़ी। घर का सफ़र हमारी पिछली यात्रा से ज़्यादा तेज लग रहा था, लेकिन जब भी मैं सोती थी
वही डरावनी तस्वीरें मेरी नींद खराब कर देती थी। खून से सनी चादर, मेरी सास का चेहरा मेरे ऊपर मंडरा रहा था, बर्फीली पानी की बाल्टी, और अचानक मैं जाग जाती। नहीं, मैं कभी वापस नहीं जाऊंगी, कभी नहीं। खर्जी, दुनिया का अंत। मैं वहां फिर कभी पैर नहीं रखना चाहती थी। तुम्हारा पति तुम्हारा अपने पति को छोड़ने का सवाल ही नहीं उठता। मुझे अपने पिता के इस सख्त रिएक्शन की उम्मीद नहीं थी, जिसने सना जिसने सना में मेरे लौटने की खुशी को ख़त्म कर दिया। जहाँ तक मेरी माँ की बात है वह चुप रही, बस अपने हाथ आसमान की ओर उठाकर धीरे से बोली, ज़िंदगी ऐसी ही होती है नजूद, सभी औरतों को यह सहना पड़ता है, हम सब इसी चीज़ से गुजरी हैं। लेकिन उसने मुझसे कुछ कहा नहीं, क्यों नहीं? उसने मुझे वार्निंग क्यों नहीं दी? अब जब शादी की कस्में हो चुकी थी तो मैं फंस गई थी, पीछे हट नहीं पा रही थी। मैंने अपने मम्मी पापा को अपनी हर रात की तकलीफ के बारे में जो ही बताया, मारपीट, जलना, वो सारी डरावनी पर्सनल बातें जिनके बारे में बताने मुझे शर्म आती थी, वे फिर भी इस बात पर जोर देते रहे कि उसके साथ रहना मेरा फ़र्ज़ है। मैं उससे प्यार नहीं करती, वह मेरे साथ अच्छा नहीं है, वह मुझे दुख पहुंचाता है, वह मुझे बुरे काम करने के लिए मजबूर करता है, ऐसी चीज़ें मुझे जो बीमार कर देती हैं। नजूद नजूद, मेरे पिता ने दोहराया, अब तुम शादीशुदा औरत हो, तुम्हें यही करना चाहिए अपने पति के साथ। नहीं, मैं नहीं आना चाहती। मैं अगर आना चाहती हूँ, असंभव। कृपया कृपया, यह शराफ का मामला है, समझ रहे हो? लेकिन मेरी बात सुनो अब्बा, मैं अगर तुमने अपने पति को तलाक दिया तो मेरे भाई और चचेरे भाई मुझे मार डालेंगे। शराफ, सम्मान सबसे पहले आता। सम्मान, क्या आप समझे? नहीं, मुझे समझ नहीं आया, और मैं नहीं समझ पा रही थी। वह न सिर्फ मुझे वह न सिर्फ मुझे चोट पहुंचा रहा था, बल्कि मेरे परिवार, मेरा अपना परिवार, उसका बचाव कर रहा था। यह सब एक सवाल के लिए था। यह क्या था? सम्मान? लेकिन यह शब्द जो हर कोई इस्तेमाल करता है, इसका असल में क्या मतलब था? मैं हैरान रह गई। हाइफा बड़ी बड़ी आंखों से देख रही थी। उसे मुझसे कम समझ आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मुझे रोते देखकर उसने अपना हाथ मेरे हाथ में दे दिया। यह बताने का उसका तरीका था कि वह मेरे साथ है। और एक बार फिर डर के मारे मैंने सोचा, क्या होगा अगर वे उसकी भी शादी करने का प्लान बना रहे हैं? हाइफा मेरी छोटी बहन, मेरी प्यारी छोटी बहन, उसे कम से कम इस बुरे सपने से बचने का मौका तो मिले। मोना ने कई बार मेरा बचाव करने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत डरपोक थी, और वैसे भी उसकी बातें कौन सुनता? यहाँ हमेशा उससे सबसे बूढ़े और मर्दों की बात आखिरी होती है। बेचारी मोना। मुझे एहसास हुआ कि अगर मुझे आज़ाद होना है तो मैं खुद के अलावा किसी और पर भरोसा नहीं कर सकती, और मेरा समय ख़त्म हो रहा था। मुझे कोई हल निकालना था। इससे पहले कि वह मुझे वापस लेने आए, मैं कुछ समय के लिए अपने माता पिता के साथ रहने की इजाज़त तो ले ली थी, लेकिन मैं गोल गोल घूम रही थी और कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। मेरे पिता बार बार कहते थे, नजूद को अपने पति के पास ही रहना होगा। जब भी वह वहाँ नहीं होते थे, मैं जल्दी से अपनी माँ से बात करने जाती, जो रोती थी और कहती थी उन्हें मेरी याद आ रही है, लेकिन वह मेरे लिए कुछ नहीं कर सकती। मेरा डरना सही था। वह जल्दी मिलने आया, मुझे एक पत्नी के तौर पर मेरे फ़र्ज़ याद दिलाने। मैंने मना करने की कोशिश की, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। थोड़ी बहस के बाद वह मुझे सना से कुछ और हफ्ते रहने देने के लिए मान गया, लेकिन सिर्फ तभी जब मैं उसके साथ उसके भाई के घर पर रहूं। उसे मुझ पर भरोसा नहीं था। उसे शक था कि अगर मैं रुकी तो भाग जाऊंगी। मैं अपने माता पिता के साथ बहुत ज़्यादा समय तक रही, इसलिए 1 महीने से ज़्यादा समय तक मैं फिर से नरक में डूबी रही। तुम लोग अपनी सारी शिकायतें बंद कब करोगे? मैं से तंग आ गई हूँ, उसने शिकायत की। दिन में उसने शिकायत की आ गया हूँ उसने शिकायत की, दिन में मुझे घूरते हुए और अपनी मिट्टी हिलाते हुए। जब आप मुझे अपने माता पिता के घर वापस जाने देंगे? मैंने अपना चेहरा हाथों में छिपा लिया। मेरी जिद की वजह से आखिरकार मुझे एक नई राहत मिल गई, लेकिन वह आखिरी बार उसने मुझे चेतावनी दी। घर वापस आकर मुझे एहसास हुआ कि अगर मुझे उस आदमी से छुटकारा पाना है और वह वापस खारिजी जाने से बचना है तो मुझे जल्दी करना होगा। 5 दिन बीत गए, 5 मुश्किल दिन, जिनमें मैं दीवारों से टकराती रही। मेरे पिता, मेरे भाई, मेरे चाचा, कोई भी मेरी बात नहीं सुनता था। किसी ऐसे की तलाश में हर मुमकिन दरवाजा खटखटाते हुए मैं अपने पिता की दूसरी पत्नी डोवला से मिलने गई, जो अपने 5 बच्चों के साथ एक पुरानी बिल्डिंग में पहली मंजिल के एक छोटे से अपार्टमेंट में रहती, जो हमारी गली के ठीक सामने एक अंधी गली के
आखिर में था कर्जी लौटने से के ख्याल से परेशान होकर मैं कचरे और कॉमन टॉयलेट की बदबू से बचने के लिए अपनी नाक पकड़कर सीढ़ियों पर चढ़ गई। डोला ने एक लंबी लाल और काली ड्रेस और एक बड़ी सी मुस्कान के साथ अपना दरवाजा खोला। हाँ नजूद, तुम्हें फिर से देखकर कितना आश्चर्य हुआ। स्वागत है। मुझे डोला पसंद थी। उसकी स्किन जैतून जैसी थी और बाल लंबे थे जिन्हें वह चोटी बनाकर रखती थी। लंबी पतली वह उम्मा से ज्यादा सुंदर थी और हमेशा बहुत सब्र रखती थी। उसने मुझे कभी नहीं डांटा। हालांकि बेचारी औरत के लिए यह आसान नहीं था। 20 साल की उम्र में देर से शादी हुई और मेरे पिता से, जिन्होंने उसे पूरी तरह से नज़रअंदाज किया। उसने पूरी तरह से खुद पर भरोसा करना सीख लिया था। उसका सबसे बड़ा बेटा या 8 साल का था, विकलांग पैदा हुआ, अभी भी चल नहीं सकता था। उसे खास ध्यान देने की ज़रूरत थी और उसके नखरे कई घंटों तक चल सकते थे। अपनी गरीबी के बावजूद उसकी वजह से उसे अपनी मामूली किराया देने और अपने बच्चों के लिए रोटी खरीदने के लिए सड़क पर भीख मांगनी पड़ती थी। डोला बहुत दिलदार थी। उसने मुझे बड़े स्ट्रॉ पैलेट पर एक बैठने के लिए बुलाया जो मेरे जो कमरे का आधा हिस्सा गिरे हुआ था। छोटे से स्टोव के पास है जहाँ पानी उबल रहा था। उसे अक्सर अपने बच्चों की बोतलों में दूध के बजाय चाय भरनी थी। दीवार पर हुक से लटके हुए प्लास्टिक बैग जिन्हें वह अपनी पेंट्री के तौर पर इस्तेमाल करती थी भरे हुए नहीं लग रहे थे। नजूद, उसने कहा, तुम बहुत चिंतित लग रहे हो। मुझे पता था कि वह मेरे परिवार के उन सदस्यों में से एक थी जिन्होंने इसका विरोध किया था। मेरी शादी हो गई थी लेकिन किसी ने उसकी बात सुनने की जहमत नहीं उठाई। वह जिस पर जिंदगी ने कभी दया नहीं दिखाई थी हमेशा उन लोगों के लिए दया दिखाती थी जो उससे भी कम अमीर थे। मुझे लगा कि मैं उस पर भरोसा कर सकती हूँ और मुझे पता था कि मुझे उससे कुछ भी छिपाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने जवाब दिया, मुझे आपको कुछ बताना है। और फिर मैंने अपना दिल खुलकर रख दिया। गुस्से में उसने मेरी कहानी सुनी जिसका उस पर बहुत गहरा असर हुआ। वह कुछ देर चुप सोचती रही, चूल्हे पर खुद को बिजी रखा और फिर मेरे लिए उबलती हुई चाय उस अकेले गिलास में डाली जिसे युवा ने अभी तक नहीं तोड़ा था। मुझे गिलास देते हुए झुकी और मेरी आंखों में देखा। नजूद, धीरे से कहा, अगर कोई तुम्हारी बात नहीं सुनेगा तो तुम्हें सीधे कोर्ट जाना चाहिए। किसका? कोर्ट में? कोर्ट में, लेकिन बिल्कुल एक पल में मैंने पगड़ी पहने जजों, हमेशा जल्दी में रहने वाले वकीलों, सफ़ेद जाना पहचाने आदमी और घूंघट वाली औरतों की तस्वीरें देखी जो मुश्किल पारिवारिक समस्याओं, चोरी, विरासत को लेकर झगड़ों की शिकायत करने आते थे। अब मुझे याद आया कि कोर्ट रूम क्या होता है। मैंने इसे टेलीविज़न पर देखा था, एक शो में जिससे हाइफा और मैं पड़ोसियों के घर पर देखते थे। एक्टर एक्टर यमन ने हमारी अरबी से अलग अरबी बोलते थे, एक अजीब लहजे में, और मुझे लगा कि मुझे याद है कि प्रोग्राम कुवैत का था। बड़े कमरे में जहाँ मुद्दई एक के बाद एक आते थे और दीवारें सफ़ेद थी और जज के सामने भूरे रंग की लकड़ी की बेंचों की कई लाइनें थी। हम देखते थे कि डिफेंडेंट खिड़कियों पर सलाखों वाली एक वैन में आते थे। कोर्ट जाओ, डहुला ने आगे कहा, जहाँ तक मुझे पता है कि वही वही एक जगह है जहाँ तुम्हारी सुनवाई होगी। जज से मिलने के लिए कहो। आखिरकार वह सरकार का प्रतिनिधि है, वह बहुत ताकतवर है। गॉडफादर हम सब के लिए गॉडफादर है। उसका काम पीड़ितों की मदद करना है। डहुला ने मुझे मना लिया। उस पल से मेरे विचार बहुत साफ हो गए। अगर मेरे पिता मेरी मदद नहीं करेंगे तो मैं खुद ही सब कुछ कर लूँगी। मैंने मन बना लिया, मुझे जो करना होगा मैं करूँगी। मैं पहाड़ चढ़ने को तैयार थी ताकि मैं उस रात दर रात उस मेट पर अकेले न पड़ूं उस राक्षस के सामने। मैंने डबला को धन्यवाद देकर उसे कसकर गले लगा लिया। नजूद, हाँ, यह लो, इससे मदद मिल सकती है। उसने मेरे हाथ में 2 रियाल रख दिए जो कि बहुत कम थी, मुश्किल से $1। वह उसी सुबह पड़ोस के चौराहे पर भीख मांगने में कामयाब हो गई थी। धन्यवाद डोला, धन्यवाद। अगली सुबह मैं रोज से ज़्यादा एनर्जी के साथ उठी और अपने नए एटीट्यूड से खुद को भी हैरान कर दिया, जैसा मैं हर सुबह करती थी। मैंने अपना चेहरा धोया, प्रार्थना की और चाय के लिए पानी उबालने के लिए एक छोटा सा स्टोव जलाया। फिर घबराहट में अपने हाथों से खेलते हुए मैं बेसब्री से अपने माँ के उठने का इंतजार करने लगी। नजूद, मेरे अंदर की छोटी सी आवाज़ ने कहा, जितना हो सके नेचुरल तरीके से पेश आने की कोशिश करो ताकि तुम पर शक न हो। जब अम्मा थोड़ी देर बाद उठी और उस पर काले स्कार्फ का कोना खोलने लगी जिसमें वह अक्सर अपने सिक्के छुपाती थी, तो मुझे राहत मिली कि मेरा प्लान शायद काम कर जाए। नजूद, उसने 150 रियाल देते हुए कहा, जाओ नाश्ते के लिए कुछ ब्रेड खरीदो। हाँ अम्मा, मैंने आज्ञाकारी होते हुए जवाब दिया। मैंने पैसे लिए। मैंने अपना कोट और काला स्कार्फ पहना जो एक शादीशुदा औरत के कपड़े होते हैं। मैंने ध्यान से अपने पीछे का दरवाज़ा
बंद कर लिया। आसपास की गलियां और रास्ते अभी भी आधे खुले खाली थे। मैं दाईं ओर पहली गली में गई और कोने वाली बेकरी की ओर जाती थी, जहाँ पुराने ज़माने के ओवन से निकली ब्रेड बहुत स्वादिष्ट और कुरकुरी होती थी। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ी, मुझे उस दुकानदार का जाना पहचाना गाना सुनाई दिया, जो हर दिन अपनी साइकिल के पीछे एक छोटी गाड़ी से गैस की बोतलें बेचता था। मैं बेकरी के ओर पास आ रही थी और खबोज की गर्मा गर्म रोटियों की बढ़िया खुशबू सूंघ सकती थी। जल्दी मैंने देखा कि कोई लोकल औरतें पहले से ही तंदूर के सामने लाइन में थी, लेकिन आखिरी मिनट मैंने रास्ता बदल दिया और अपने पड़ोस की मेन सड़क की तरफ चल दिया। कोर्ट हाउस, डोला ने मुझसे कहा था, तुम्हें बस कोर्ट हाउस जाना है। एवेन्यू पर पहुंचते ही मुझे अचानक अचानक पहचाने जाने का डर लगने लगा। क्या होगा अगर कोई अंकल वहां से गुजरे? मैं अंदर से कांप रही थी। छिपने की उम्मीद में मैंने अपना स्कार्फ की तहों को लगभग पूरे चेहरे पर लपेट लिया था। सिर्फ अपनी आंखें खुली थी। एक बार के लिए यह नकाब, जिसे कि मैं खारजी छोड़ने के दोबारा कभी नहीं पहनना चाहती थी, काफी काम का साबित हुआ। पीछे किए जाने के डर से मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मेरे सामने बसें इंतजार कर रही थी, फुटपाथ पर लाइनों में खड़ी थी। प्लास्टिक के गुब्बारे बेचने वाली एक किराने की दुकान के सामने मैंने उस पीली और सफ़ेद 6 सीटों वाली मिनी बस को पहचान लिया, जो हर दिन मोहल्ले से गुजरती है, यात्रियों को शहर के बीच तक ले जाती है और अल तहरीर स्क्वायर से ज़्यादा दूर नहीं है। आगे बढ़ो, अगर तुम तलाक चाहते हो तो तुम यहीं पर हो, मेरी छोटी सी आवाज़ ने हिम्मत बढ़ाते हुए कहा। मैं बाकी सब की तरह लाइन में इंतजार कर रही थी। मेरी उम्र के बच्चे अपने माता पिता के साथ थे। मैं अकेली लड़की थी जो अकेला इंतजार कर रही थी। मैंने किसी भी सवाल को रोकने के लिए ज़मीन की तरफ देखा। मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि मेरा प्लान मेरे माथे पर लिखा हुआ है। ड्राइवर दरवाज़ा खोलने के लिए अपनी सीट से नीचे उतरा और उसे एक तरफ खिसका दिया। धक्का मुक्की तुरंत शुरू हो गई। कई औरतें अंदर जाने के लिए एक दूसरे को कोनी मार रही थी। मैं तुरंत अंदर कूद गई, बस यही उम्मीद कर रही थी कि मैं अपने मोहल्ले से जल्द निकल जाऊं, इससे पहले कि अपने मम्मी पापा को पता चले कि मेरे मम्मी पापा को पता चले कि मैं गायब हूं और उन्होंने पुलिस को बता दिया। मैं पीछे एक बुजुर्ग औरत और एक जवान औरत के पीछे बीच बैठ गई। दोनों ने सिर से पैर तक घूंघट किया हुआ था। उनके मोटे शरीर के बीच में होने की वजह से अगर कोई सड़क के अंदर झाँकता तो मैं नजर नहीं आती। खुदकिस्मती से उन दोनों औरतों में किसी ने भी मुझसे कोई सवाल नहीं पूछा। जब इंजन स्टार्ट हुआ तो मुझे लगा कि मेरा दिल जोरों से धड़क रहा है। मुझे अपने बाई फेयर्स की याद आ गई और वह हिम्मत भी जो उसने 4 साल पहले हमारे घर से भागकर दिखाई थी। वह सफल हो गया था तो मैं क्यों नहीं। लेकिन क्या मुझे सच में समझ भी आया है कि मैं क्या कर रही थी? अगर मेरे पिता ने अपनी बेटी को अकेले पब्लिक बस में चढ़ते हुए देखा होता तो वे क्या कहते? ऐसा करके क्या मैं उनकी इज्जत पर दाग लगा रही थी? जैसा कि उन्होंने कहा, दरवाज़ा बंद हो गया और मेरा मन बदलने में बहुत देरी हो चुकी थी। खिड़की से मैंने शहर को गुजरते हुए देखा। सुबह से ट्रैफिक जाम में फंसे कारें, बन रही इमारतें, काले घूंघट वाली औरतें, चमेली के फूल, च्युइंगम और टिश्यू बेचने वाले फेरी वाले। सना बहुत बड़ा था, लोगों से भरा हुआ। राजधानी की धूल भरी भरी भूलभुलैया और खारजी के अकेलेपन के बीच मुझे सना 1000 गुना ज्यादा पसंद आया। लाइन खत्म, ड्राइवर चिल्लाया। हम पहुंच गए थे और दरवाज़ा खुलना भी मुश्किल से शुरू हुआ था कि सड़क का शोर मिनी बस में घुस गया। मैं भी जल्दी जल्दी से उतरने वाली महिला पैसेंजर्स की भीड़ में शामिल हो गई और कांपती उंगलियों से कंडक्टर को अपने राइड के पैसे देने के लिए कुछ सिक्के दिए। हालांकि मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि कोर्ट हाउस कहाँ है और मैंने अपने साथ बैठे पैसेंजर से रास्ता पूछने की हिम्मत नहीं की। मैं बहुत परेशान थी, साथ ही खो जाने का डर भी था। मैंने दाएं बाएं देखा। टूटी रेड लाइट पर एक पुलिस वाला पागलों की तरह भागती हुई कारों के बीच कुछ ऑर्डर बनाए रखने की कोशिश कर रहा था। उनके हॉर्न बज रहे थे जो हर तरफ से एक दूसरे को पास करने की कोशिश कर रही थी। मैंने पलकें झपकाई। सुबह की सूरज की किरणों से मेरी आंखें चौंधी आ गई, जो चमकीले नीले आसमान में थी। मैं ऐसी अफरा तफरी में सड़क कैसे पार कर सकती थी? मैं कभी जिंदा नहीं बच पाती। स्ट्रीट लाइट के पास दुबकी हुई मैं अपने विचार समेटने की कोशिश कर रही थी, तभी मेरी नज़र एक पीली गाड़ी पर पड़ी। मैं बच गई। यह उन कई टैक्सियों में से थी जो एक दिन में किसी भी शहर को घुमाती थी। और रात यमन में जैसे कोई लड़का एक्सेलेटर तक पहुंचता, उसके पिता उसे ड्राइविंग लाइसेंस खरीद देते हैं इस उम्मीद में कि उसे ड्राइवर की नौकरी मिल जाएगी, जिससे परिवार का पेट भरने में मदद मिलेगी। मैं पहले भी ऐसी टैक्सी ले चुकी हूँ। मोना के साथ बाब अल यमन जा रही थी, यह सोचकर कि सना का हर पता उसके पास होगा। मैंने हाथ उठाया और उसे रोकने का इशारा किया। एक जवान लड़की अकेली टैक्सी में
ऐसा बिल्कुल नहीं होता, लेकिन अब तक मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि लोग क्या सोचेंगे। मुझे कोर्ट जाना है, मैंने ड्राइवर से कहा, जो हैरानी से मुझे देख रहा था। मैंने पूरी राइड के दौरान चुपचाप पीछे बैठी रही। उसका गाल खटखट से फूला हुआ था, खट से फूला हुआ था। ड्राइवर को अंदाज़ा नहीं था कि मैं उसका कितना शुक्रगुजार थी कि उसने मुझे सवाल नहीं पूछे। वह अनजाने में मेरी उड़ान का चुपचाप साथी था। अपना दाहिना हाथ पेट पर रखकर मैंने चुपके से अपनी तेज सांसों को कंट्रोल करने की कोशिश की और अपनी आंखें बंद कर ली। यहाँ हम हैं। ब्रेक पर जोर से दबाते उसने अपनी कार एक बिल्डिंग के सामने कोर्ट यार्ड के गेट पर रोक दी। कोर्ट हाउस। एक ट्रैफिक पुलिस वाले ने बेसब्री से उसे आगे जाने का इशारा किया, क्योंकि वह रास्ता रोक रहा था। मैं जल्दी से टैक्सी से उतरी और अपने बाकी पैसे दे दिए। उस काम के बाद मुझे अचानक बहुत हिम्मत वाला महसूस हुआ, कंफ्यूज और डरा हुआ, सच लेकिन जोर से भरा हुआ। भगवान ने चाहा तो मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदलने वाली थी। 7 डिवोर्स। द डिवोर्स। 15 अप्रैल 2008। यह शानदार दिन उम्मीद से जल्दी आ गया। क्या क्रश है। कोर्ट रूम खचाखच भरा हुआ है। यह कमाल है क्या, जज की ऊंची डेस्क के सामने बेंच पर बैठे ये सारे लोग सिर्फ मेरे लिए आए हैं। हालांकि शादा ने मुझे चेतावनी दी थी कि शुरुआती काम में बहुत समय लग सकता है, लेकिन उसका मीडिया कैंपेन काम आया। और अब इस खचाखच भरे कोर्ट रूम में वह भी उतनी ही हैरान लग रही थी जितनी मैं हूँ। हमारी पहली मीटिंग को भी एक हफ्ता बीत चुका है। एक हफ्ता अखबार, टीवी नेटवर्क और फेमिनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से कॉन्ट्रैक्ट करने में बीता, और यह नतीजा है एक चमत्कार। मैंने अपनी ज़िंदगी में इतने सारे स्नैपशॉट और फिल्मी कैमरे कभी नहीं देखे। मेरी सांसें तेज चल रही हैं। क्या ये सारे चेहरे मेरे आसपास जमा होकर मेरी ऑक्सीजन ख़त्म कर रहे हैं, या मैं बस घबराई हुई हूँ। अपने काले स्कार्फ के नीचे मुझे बहुत पसीना आ रहा है। नजूद मुस्कुराओ। एक फोटोग्राफर कोनी मारते हुए मेरी तरफ आते हुए चिल्लाता है। लगभग तुरंत ही मेरे सामने कैमरों के लिए एक लाइन लग जाती है। मैं शर्मा जाती हूँ, इन सभी फ्लैश बल्ब से डर जाती हूँ। इसके अलावा मैं इस भीड़ में किसी को भी नहीं देख पा रही हूँ। जो सभी मुझे देख रहे हैं। मैं शदा से लिपट जाती हूँ। उसकी खुशबू मुझे तसल्ली देती है, चमेली की खुशबू जिसे मैं अब अच्छी तरह से जानती हूँ। खाले है शदा आंटी। हाँ नजूर, मुझे डर लग रहा है। ये सब सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, वह धीरे से मुझसे कहती है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इतनी दिलचस्पी जगा पाऊंगी। मैं इतने महीने तक चुपचाप शिकार बन रही, अचानक स्पॉटलाइट में आ गई। इन सभी पत्रकारों का सामना कर रही हूँ। शदा ने मुझसे वादा किया कि वे नहीं आएंगे, कि हम सिर्फ हम ही होंगे। अगर वे मुझसे सवाल पूछे तो मैं उनसे क्या कह सकती हूँ। किसी ने मुझे कभी नहीं सिखाया कि सवालों का जवाब कैसे देना है। शदा। हाँ नजूद। हाँ नजूद, ये सब झलकियाँ हैं। मुझे ऐसा लग रहा है जॉर्ज बुश, वो अहम अमेरिका जो टेलीविज़न पर इतना ज़्यादा दिखते हैं। इसकी चिंता मत करो, वह कहती है और मुस्कुराती है। मैं मुस्कुराने का नाटक करती हूँ, लेकिन अंदर ही अंदर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं जम गई हूँ, हिल नहीं पा रही हूँ। और मुझे अजीब सा लग रहा है जैसे मेरे पैर ज़मीन पर पड़ गए हों। हालांकि मैं समझती हूँ कि अगर मैं डरी हुई हूँ तो ऐसा इसलिए क्योंकि मुझे सच में नहीं पता कि मैं किससे जूझ रही हूँ। आखिर तलाक कैसे होता है, मैं शदा से पूछना भूल गई। मैंने स्कूल में इसके बारे में कभी नहीं सुना था। मेरी सबसे अच्छी दोस्त मालक और मैं हमेशा एक दूसरे से सब कुछ बताते थे, लेकिन हमने कभी इस बारे में बात नहीं की। शायद हमने सोचा कि यह सिर्फ बड़ों के लिए है और हम साफ तौर पर बड़ों वालों की परवाह करने के लिए बहुत छोटे हैं। मुझे यह भी नहीं पता कि मेरे टीचर शादीशुदा थे या तलाकशुदा। मैंने कभी उनसे पूछने के बारे में नहीं सोचा, इसलिए मैं अपनी स्थिति की तुलना उन किसी भी महिला से नहीं कर सकती थी जिसे मैं जानती थी। फिर जैसे जैसे कोई तेज रोशनी मेरे सिर में दर्द कर दे, मेरे मन में एक डरावना ख्याल आता, क्या होगा अगर राक्षस बस नहीं नहीं कह दे। असल में मैं क्या कहूँगी अगर वह हमारे अलग होने का विरोध करने का फैसला करता, अगर वह अपने भाइयों और गांव के आदमियों के साथ जज को अपनी जाम्बिया से धमकाना शुरू कर देता है। चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। शदा ने मेरे कंधे पर थपथपाते हुए मुझे भरोसा दिलाया। मैं उसकी तरफ देखती हूँ। मुझे नहीं लगता कि वह कल रात ज़्यादा सोई होगी। उसकी आंखों के नीचे छोटे छोटे बैग्स हैं। वह थकी हुई लग रही थी। मुझे बुरा लग रहा था क्योंकि यह सब मेरी ही गलती है। और फिर भी भले ही वह थकी हुई हो, फिर भी वह बहुत सुंदर और एलिगेंट है। एक असली शहरी महिला। मैंने देखा कि उसने अपने ट्यूनिक से मैच करता हुआ एक अलग गुलाबी रंग का स्कार्फ पहना हुआ है, मेरी पसंदीदा रंगों में से एक है। और उसने हाई हील्स के साथ एक लंबी ग्रे स्कर्ट पहनी हुई। मैं बहुत खुदकिस्मत हूँ कि वह मेरे ठीक बगल में है। शादा, मेरी दूसरी माँ।
अचानक मैंने भीड़ में से किसी को अपनी तरफ से हाथ हिलाते हुए देखा। आखिरकार कोई ऐसा जिसे मैं पहचानती हूँ। यह हामिद थाबित है, यमन टाइम्स का रिपोर्टर, मेरा नया दोस्त है। मोहम्मद जैसा नहीं बल्कि एक सच्चा बड़ा भाई। सदा के किसी जानने जानने वाले ने उससे हमारा परिचय कराया था। यह लंबा है, भूरे बाल और गोल चेहरे, थोड़े चौड़े कंधे, और उसकी अच्छाई ने मुझे तुरंत छू लिया। मुझे ठीक से नहीं पता कि उसकी उम्र कितनी है। मैंने उसे पूछने की हिम्मत नहीं की। हम कुछ दिन पहले कोर्ट हाउस के यार्ड में मिले थे, लगभग उसी जगह जहां सदा ने मुझे पहली बार देखा था। उसने मुझसे पूछा कि क्या वह मेरी फ़ोटो ले सकता है, और फिर हम कोर्ट हाउस के पास एक छोटे से रेस्टोरेंट में गए जहां उसने अपना पेन और नोटबुक निकाल कर मुझसे मेरे माता पिता, मेरी शादी, खर्चे और मेरी सुहागरात के बारे में सवाल पूछे।